Hello friends, welcome to our channel Progress Pharmacy. In this video we will study about the pharmaceutical biotechnology which is a subject of B Pharmacy 6th semester. आज की वीडियो में फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 हम लोग आज देखेंगे। चैप्टर 1 में आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी विद रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल साइंस। यहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और फार्मास्यूटिकल साइंस में उसके क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है या क्या एप्लीकेशन है, उसके हम ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देखेंगे। दूसरा चैप्टर है हमारा एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन एंड एप्लीकेशंस। एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है और कौन से मेथड्स हैं जिससे हम एंजाइम को इमोबिलाइज करते हैं और उनके क्या एप्लीकेशंस हैं। चैप्टर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम में और सेशनल के एग्ज़ाम में भी 7 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से ज़रूर बनता है। या तो आपसे मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन पूछ लेगा या फिर डिफाइन या शॉर्ट नोट ऑन एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी कुछ ऐसे करके पूछ लेगा और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी एटलीस्ट इसमें से बन ही जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लास्ट तक के देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन: बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस दैट यूजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर डेरिवेटिव्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी हमारी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या कोई प्रोसेस को बनाने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी अगर हम वर्ड देखें तो हमारा बायोटेक्नोलॉजी 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक है हमारा बायो, दूसरा है हमारा टेक्नोलॉजी, टेक्नो प्लस तीसरा है हमारा लॉजी। अगर हम इसको ब्रेक करें तो बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग्स, टेक्नो मीन्स टेक्निकल और लॉजी मीन्स स्टडी। यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कुछ टेक्निकल करेंगे, टेक्निकल कुछ चीज़ें करेंगे और उसकी स्टडी करेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी के लिए। यही हमारी इस डेफिनेशन में दे रखा था। यहाँ पे मैंने 2 और डेफिनेशन दे रखी हैं, आपको एक डेफिनेशन लिख देना जो आपको इजी लगे। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर्म्स एंड सिस्टम फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स टू मैन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बायोटेक्नोलॉजी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिर सिस्टम को डेवलपमेंट यूटिलाइजेशन हम करते हैं मैक्सिमम बेनिफिट्स को ऑब्टेन करने के लिए मैन के लिए या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ लाइफ हो। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ अप्लाइड बायोलॉजिकल प्रोसेस। दूसरा हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम बाय कार्ल एरके इन 1919। पहली बार बायोटेक्नोलॉजी का टर्म कार्ल एरके ने 1919 में यूज़ किया था। ही वॉज हंगेरियन इंजीनियर एंड ऑल्सो डिस्क्राइब एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वो हंगेरियन इंजीनियर थे और जिनको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ें थी लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही पढ़ने की, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 पॉइंट्स खाली इसके लिखे हैं ब्रीफ में। जब भी कुछ आए तो बस आपको डेफिनेशन लिखनी है, 1-2 पॉइंट हिस्ट्री में लिख देना है, फिर आपको बस आगे जो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखनी है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग में आपसे ये कभी नहीं पूछेगा। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी हम देखते हैं, इट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स टू सॉल्व एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रेस। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में हम ड्रग्स का, मेडिसिन्स का, वैक्सीन का डेवलपमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स फ्रॉम द कंसेप्शन स्टेज टू द डिलीवरी स्टेज। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग कंसेप्शन स्टेज से डिलीवरी स्टेज तक की पूरी डिटेल स्टडी करते हैं किसी भी मेडिसिन की, कि कैसे उसको हमें बनाना है और उसके बाद कैसे उसको एकदम लास्ट स्टेज यानी डिलीवरी स्टेज तक की हम पूरी स्टडी करते हैं। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ मिक्सचर ऑफ बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का मिक्सचर है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, यूज़ ऑफ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस सच एज इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ। बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं हम लोग किस लिए, इंसुलिन और इंसुलिन की को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर ह्यूमन ग्रोथ को। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी: टू डेवलप सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल डोजेज ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स को सेफ, स्टेबल और इफेक्टिव बनाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स भी हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाते हैं।
to helps the pharmaceutical industry to develop new products, new process methods and services to improve existing ones। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या कोई भी नया प्रोसेस या कोई नया मेथड सर्विसेज या कोई भी मेथड जो हमारा पहले से बना हुआ है उसको हम इम्प्रूव करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं, देख लेते हैं इसको। एप्लीकेशंस: प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इंडस्ट्रियल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्शन होता है। डायग्नोसिस फॉर डिटेक्टिंग जेनेटिक डिसीज़। किसी भी जेनेटिक डिसीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है कि आपका कोई फॉल्ट जीन होगा बॉडी के अंदर, उसको रिमूव करते हैं हम और उस जीन को हम बेटर जीन पे जो डिफेक्टिव जीन होता है उसको हम हटा करके वहाँ पे नया जीन्स लगाते हैं, तो इसको जीन थेरेपी बोलते हैं। वैक्सीन डेवलपमेंट, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, ये भी आपका यूनिट 2 में एक पूरे डिटेल में हम वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के बारे में। इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन, इन्वायरमेंटल में किसी पर्यावरण में कोई भी चीज़ आपकी जो है ख़राब हो गई है या किसी भी टाइप का कुछ भी पॉल्यूशन वगैरह हो गया तो उसको हम रीस्टोर करेंगे। फॉरेंसिक एप्लीकेशन में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है। फूड प्रोसेसिंग में भी बायोटेक्नोलॉजी का है। बहुत सारे आपके जैसे कि सिरप्स वगैरह हैं, आपने नाम सुना होगा। आपके फंगल लाइस्टेज हैं या यूनी एंजाइम सिरप्स वगैरह हैं या अमाइलेज सिरप हैं, वो भी उसमें भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही उन सिरप्स को प्रिपेयर करते हैं। या बहुत सारी जेलीज़ वगैरह हैं या पिकल्स वगैरह हैं, उनको भी उसमें भी हम फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। बायो रेमेडिएशन क्या है? इसमें हम माइक्रोब्स का या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। सॉइल के अंदर से जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है इसको रिमूव करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बायोपेस्टिसाइड एंड बायोफर्टिलाइजर्स। बायोपेस्टिसाइड्स और बायोफर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन भी हम करते हैं। ये सारे एप्लीकेशन हैं। अब इसका हम चैप्टर 2 देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स हमारे प्रोटीन्स हैं जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। इनको हम बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं और ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। यानी कि अगर हमारी कोई रिएक्शन है, ए और बी को हम मिला रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सी बन रहा है और ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 सेकेंड ले रहा है इस पूरे में, लेकिन जैसे ही हम ए और बी में की रिएक्शन कराने में अगर कोई एंजाइम का इनरोलमेंट कर देंगे तो ये 30 सेकेंड्स की जगह ये काम हमारा हो जाएगा 10 सेकेंड में। यानी यहाँ पर क्या हुआ, ए और बी को मिलाने पर हमारा जो सी प्रोडक्ट था वो कितने यहाँ पे 10 सेकेंड में बन गया। यानी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर दिया एंजाइम्स ने। तो यही यहाँ पर इस पॉइंट में यही कह रहे हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। ये बायो कैटलिस्ट होते हैं और केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। द मॉलिक्यूल अपॉन विच एंजाइम्स में एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम कन्वर्ट्स द सबस्ट्रेट इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नोन एज प्रोडक्ट्स। जो मॉलिक्यूल्स पे एंजाइम एक्ट करते हैं उनको सबस्ट्रेट बोलते हैं। एंड द एंजाइम कन्वर्ट्स द सबस्ट्रेट इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल, और जो एंजाइम होंगे सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेंगे अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, उनको हम लोग प्रोडक्ट्स बोलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी encompasses modification of enzyme structure or its catalytic function to yield novel metabolites or to take part in new reaction pathway। एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंजाइम के स्ट्रक्चर को या फिर उसके कैटालिटिक फंक्शन को नोवेल मेटाबोलाइट्स यानी नए मेटाबोलाइट्स में चेंज कर देंगे और उसका मॉडिफिकेशन कर देंगे। This technology used in pharmaceutical biotechnology, food processing and preservation, detergents, textile industry and paper industry etc. Enzyme biotechnology का हमारा used pharmaceutical biotechnology में भी होता है, food processing में होता है, preservations में होता है, detergents में होता है, textile में industry में होता है, paper industry वगैरह में सब में होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी enzyme है हमारा, for example ये एक enzyme है, तो ये enzyme अभी हमारा ये हमारा ये एकदम ओपन है, एकदम अभी हमने इसको यूज़ करना है तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर हम इसको सोचें कि हम 1 वीक के बाद यूज़ करेंगे तो ये एंजाइम क्या होगा, कंटेमिनेटेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा,
ठीक है, इसके ऊपर माइक्रोब्स की ग्रोथ कर लेंगे या इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। अगर हम इस एंजाइम्स को क्या करें, अगर हम इस एंजाइम को कवर कर दें और एक ऐसे कवर कर दें यानी किसी भी टाइप का कंटेमिनेशन ना हो, इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, इसका जो इफेक्टनेस है वो भी एकदम सेम रहे, और फिर हम इसको क्या करेंगे, जब भी हमें 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद या जब भी यूज़ करना होगा तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। यानी एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में हम यही करते हैं कि एंजाइम को एकदम हम इसको कवर कर देते हैं, यानी इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, और लाइफ में हमें जब कभी भी यूज़ करना होता है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, एंजाइम इमोबिलाइजेशन में देखते हैं कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन किन वर्ड से बना है। एंजाइम मीन्स आपको पता ही है कि एंजाइम्स होते हैं, और इमोबिलाइजेशन, इम मीन्स होता है नो एंड मोबिलाइजेशन मतलब मूवमेंट, यानी हम देखें इमोबिलाइजेशन मतलब नो मूवमेंट, यानी नो एंजाइम इमोबिलाइजेशन मीन्स नो मूवमेंट ऑफ एंजाइम, यानी यहाँ पर एंजाइम आपका मूव नहीं करेगा। It is defined as the process of confining, limiting, restricting the enzyme molecule to a solid support over which a substrate is passed and converted into products। इसमें क्या होगा, ये प्रोसेस है जिसमें हम कन्फाइनिंग करते हैं, लिमिटिंग करते हैं या रेस्ट्रिक्टिंग करते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल को टू अ सॉलिड सपोर्ट ओवर विच अ सबस्ट्रेट इज पास्ड एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। यानी एंजाइम मॉलिक्यूल को हम एक सॉलिड सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे हमने बताया यहाँ पर कि हम इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं यानी कवर अप कर देते हैं। उसी तरीके से जैसे ये पेन है, ये पेन अभी ये एकदम ओपन रखा हुआ है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉलिड सपोर्ट दे देंगे या इसको प्रोटेक्ट कर देंगे कैप से। अब ये क्या होगा कि ये पेन ख़राब नहीं होगा। उसी तरीके से ये एंजाइम को हम एक सॉलिड सपोर्ट दे देंगे या इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं एंजाइम को। इम्पॉर्टेंस ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन, क्या इम्पॉर्टेंस है, टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की स्टेबिलिटी को ये इम्प्रूव कर देता है। टू प्रोटेक्ट द एंजाइम फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड इन्हेंस एक्टिविटी, एंजाइम को डिग्रेड होने से बचाएगा और उसकी एक्टिविटी को ये इन्हेंस कर देगा यानी बढ़ा देगा। Immobilization allow one to reuse the enzyme for an extended period of time and enables easier separation of catalyst from product। Immobilization क्या करेगा, यानी एंजाइम को एक बार की जगह पर कई बार यानी रीयूज उसका कर देता है। फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये एंजाइम है, अगर हम इसको इमोबिलाइज नहीं करेंगे तो ये सिंगल ही यूज़ होगा, हम इसको अभी यूज़ कर लें, ये हम इसको बाद में नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन अगर हमने इसको इमोबिलाइज्ड कर दिया है तो हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, यानी जय बार हमें यूज़ को करना होगा तो हम इसका रीयूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो इफेक्टनेस होती है, स्टेबिलिटी होती है, उन सबको ये मेंटेन रखता है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, और कभी भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब इसके मेथड्स क्या हैं, मेनली हमारे यहाँ पे जो मेथड हैं उनको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, एक है फिज़िकल और एक है केमिकल। टोटल हमारे 5 मेथड्स हैं। फिज़िकल में आपके 3 मेथड हैं, एक है एड्सॉर्प्शन, दूसरा है इंट्रैप्टमेंट और तीसरा है आपका इनकैप्सुलेशन। केमिकल में है आपका कोवैलेंट बाइंडिंग एंड क्रॉस लिंकिंग। तो पहले हम लोग फिज़िकल का देख लेते हैं। फिज़िकल में है आपका एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन 2 चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है, नाम सुना ही होगा आपने, एड्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन और एक है एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्ब मतलब कोई भी चीज़ क्या होगी, जैसे कि वाटर है, वाटर को अगर हम क्या करेंगे, एक कागज़ के ऊपर या किसी कपड़े के ऊपर रखेंगे, या कपड़े के ऊपर हम थोड़े से वाटर के ड्रॉपलेट्स को डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये वाटर की ड्रॉपलेट्स को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये हमारा प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर उसी वाटर को हम किसी वुड की, किसी प्लास्टिक की सरफेस पे अगर डालेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, अपनी सरफेस पर ही एडहियर रखेंगे, यानी ये इसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इनर सरफेस में नहीं भेजेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन। तो यहाँ पर जो नाम है हमारा एडसॉर्प्शन, तो यहाँ पे नाम ही से समझ में आ रहा है कि कुछ एडसॉर्ब हो गया, यानी कुछ सरफेस पर ही रुका रहेगा। दिस इज़ द अर्लीस्ट एंड सिंपलेस्ट टेक्निक एंजाइम किलिंग्स टू द सरफेस ऑफ द वाटर इंसॉल्युबल कैरियर मैट्रिक्स इन दिस फॉर्म। इसमें क्या होगा, जो एंजाइम्स होंगे वो कैरियर मैट्रिक्स की, इंसॉल्युबल कैरियर मैट्रिक्स की सरफेस पर ही एडहियर रहेंगे, यानी चिपके रहेंगे।
ये आपकी एक सॉलिड सपोर्ट इनसॉल्युबल कैरियर मैट्रिक्स है और यहाँ पर ये एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स क्या हुए हैं, इसकी सरफेस पर ही एडहेयर हैं, इसकी सरफेस से ही चिपके हुए हैं, ये इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। इसको ही बोलेंगे एडजॉर्प्शन। इन एडजॉर्प्शन द बॉन्डिंग इज accomplished via weak forces such as hydrogen bond and van der Waals force। यहाँ पर एंजाइम और कैरियर मैट्रिक्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो वीक फोर्सेस होगी, जैसे कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है और वैन डर वाल्स फोर्सेस है। इसका एडवांटेज क्या है, इजी एंड इकोनॉमिकल मेथड, इजी मेथड है और इकोनॉमिकल है। हाई एंजाइम लोडिंग एफिशिएंसी, यानी हम बहुत सारे एंजाइम इसमें लोड कर सकते हैं। कैन बी रिसाइकल, रीजनरेटेड एंड रीयूज, इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, रिस्क ऑफ डिसॉर्प्शन ड्यू टू वीक बॉन्ड्स, यहाँ पर डिसॉर्प्शन का भी रिस्क है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड्स क्या हैं, वीक हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, कोई भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स और वैन डर वाल्स फोर्सेस लगे हुए हैं। तो यहाँ पर रिस्क है कि यहाँ पे डिसॉर्प्शन हो सकता है, यानी एंजाइम्स कैरियर मैट्रिक्स से हट सकता है। इट ऑफर्स अ स्मॉल सरफेस एरिया फॉर एंजाइम बाइंडिंग, यानी कि बहुत ही स्मॉल सरफेस एरिया, यानी कि बहुत ही छोटा सा एरिया उसको एंजाइम को बाइंड होने के लिए यहाँ पे रिक्वायर रहता है। दूसरा प्रोसेस है हमारा इंट्रैप्टमेंट। इंट्रैप्टमेंट में क्या होगा, देखिए फिगर मैंने बना दी है, पहले इसकी देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। दिस मेथड इंट्रैप्स एन एंजाइम विथ इन अ पोरस पॉलीमर और जेल मैट्रिक्स। यहाँ पर एंजाइम्स जो होंगे वो इंट्रैप्स करेंगे, यानी एक किसी भी पॉलीमर या पॉलीमर और जेल मैट्रिक्स की जो कि पोरस फॉर्म में होगी उसमें आकर के इंट्रैप्ट कर देंगे। कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन एग्जिस्ट बिटवीन एन एंजाइम एंड इट्स मैट्रिक्स। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड या फिर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे कैरियर मैट्रिक्स में और एंजाइम्स में। ये आपकी मैट्रिक्स है और इसके बीच में ये एंजाइम्स हैं, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, इंट्रैप्ट हो गए, आकर के रुक गए हैं। मैट्रिक्स इज वाटर सॉल्युबल एंड इट्स नेचर वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम्स प्रेजेंट। जो मैट्रिक्स है ये वाटर सॉल्युबल है और इसका नेचर जो है वो वेरी करेगा, यानी डिपेंड करेगा कि कौन सा एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल है कौन से मैट्रिक्स यूज़ की जाती है, आपका है सेलुलोज, अगार, जिलेटिन। ठीक, एडवांटेज क्या है इसका, इट इज़ अ क्विक मेथड, यानी इंट्रैप्टमेंट क्या है, क्विक मेथड है, यानी बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड नहीं है। एंजाइम डिस्टॉर्शन इज़ मिनिमल, यानी एंजाइम का डिस्टॉर्शन जो होगा वो कम से कम होगा। डिसएडवांटेज में पॉसिबिलिटी ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, यहाँ पर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन की पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप की आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाए या माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो जाए। सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स डिफ्यूज़न क्रिएट डिफ़िकल्टीज़, यानी अगर आपके जो सबस्ट्रेट हैं और प्रोडक्ट हैं ये डिफ्यूज़ हो गए तो ये डिफ़िकल्टी को क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा मेथड है हमारा यहाँ पर इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन वर्ड से ही कुछ समझ में आ रहा है, इन मतलब अंदर और कैप्सुलेशन मतलब कैप्सूल के अंदर। तो इनकैप्सुलेशन it involves membrane confinement in an aqueous solution and enzyme is contained within the semi-permeable membrane of a capsule। इसके अंदर ये क्या है कि ये मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट है एक एक्वस सॉल्यूशन में। एंजाइम क्या करेंगे हम, एन एंजाइम इज कंटेन्ड विद इन अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ अ कैप्सूल, यानी कैप्सूल की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम को हम कंटेन करेंगे। The capsule matrix consists of a semi-permeable membrane which may be polymeric, lipid, non-ionic, etc. जो कैप्सूल की मैट्रिक्स होगी वो सेमी परमिएबल होगी, विच में भी पॉलीमेरिक, वो पॉलीमेरिक भी हो सकती है, लाइपाइड यानी कि लिपिड की बनी हो सकती है, नॉन आयनिक हो सकती है यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसेलुलोज, नाइलॉन सेमी परमिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर ये आपका एंजाइम्स है और ये एक कैप्सूल के अंदर कंटेन है और यहाँ पर ये लाइपोफिलिक मेम्ब्रेन है। इसका एडवांटेज देखते हैं, नो लीकेज ऑफ एंजाइम, एंजाइम इसमें से लीक नहीं करेगा, आपका एकदम पैक है। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर, यानी एकदम सीधा प्रोसीजर है ये। डिसएडवांटेज नॉट वेरी इकोनॉमिकल। फोर्थ है हमारा यहाँ पर कोवेलेंट बाइंडिंग।
कोवेलेंट बाइंडिंग, इसमें क्या समझ में आ रहा है? कोवेलेंट हमारा एक इंटर में हम लोगों ने पढ़ा या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोवेलेंट एक टाइप का बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर कोवेलेंट बाइंडिंग या फिर बॉन्डिंग, यानी यहाँ पर जो एंजाइम्स और मैट्रिक्स होंगे वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होंगे एक दूसरे में। इन कोवेलेंट बाइंडिंग एन एंजाइम मॉलिक्यूल फॉर्म्स अ कोवेलेंट लिंक विद द कैरियर ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। कोवेलेंट बाइंडिंग में एंजाइम मॉलिक्यूल होगा वो कोवेलेंट लिंक करेगा कैरियर मैट्रिक्स के साथ। द फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व इन बाइंडिंग प्रोसेस इंक्लूड NH2, NH3, COO, OH, SH एंड O and S अमंग्स अदर्स। ठीक है, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा आपका अमाइन NH2 हो सकता है, NH3 हो सकता है, COO हो सकता है या OH हो सकता है। ठीक है, ये आपके ग्रुप्स हो सकते हैं। एडवांटेज क्या है इसके? इट प्रोवाइड्स एन एंजाइम एंड अ कैरियर विथ अ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स। ठीक, ये यहाँ पर एंजाइम और जो कैरियर होगा उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स लगा हुआ है। नो लीकिंग ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम का कोई यहाँ पे लीकिंग का चांस नहीं है कि कोई एंजाइम जो है वो मैट्रिक्स से अलग हो जाए। डिसएडवांटेज क्या है? चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में कॉज लॉस ऑफ एक्टिविटी। अगर एंजाइम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो गया तो फिर उसकी एक्टिविटी में भी चेंज हो जाएगा या एक्टिविटी में लॉस हो जाएगा। फिफ्थ है हमारा क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग में क्या है? यहाँ पर ये एंजाइम है, ये हमारा दूसरे एंजाइम से लिंक है, ये हमारा तीसरे एंजाइम से लिंक है, ये एंजाइम हमारा चौथे एंजाइम से लिंक से, ये पांचवे से, ये छठे से, और इन दोनों के बीच में ये क्रॉस लिंकिंग हुई, यानी एक दूसरे से क्रॉस लिंक कर रहे हैं। ऑल्सो नोन एज कोपॉलीमराइजेशन। क्रॉस लिंकिंग को हम लोग कोपॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। यूजिंग पॉलीफंक्शनल रिएजेंट्स इमोबिलाइज्ड एंजाइम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एन एंजाइम। पॉलीफंक्शनल रिएजेंट का यूज करके एंजाइम्स के साथ एक एंजाइम दूसरे एंजाइम से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। इट डज नॉट रिक्वायर अ सपोर्ट मैट्रिक्स। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की हमें मैट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, यानी एक एंजाइम, जितने भी एंजाइम्स हैं आपके, यहाँ पे हम देखें कि एक एंजाइम है, ये दूसरे एंजाइम से लिंक है, यहाँ पे तीसरा एंजाइम है, ये इनसे लिंक है, ये वाला इनसे लिंक है, ये इनसे लिंक है, और ये इनसे लिंक है। ठीक है, ये इनसे लिंक है, ये एक और एंजाइम से लिंक है, यानी यहाँ पर कोई भी हमारा कैरियर मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर एक एंजाइम दूसरे एंजाइम से क्रॉस लिंक है। इट डज नॉट रिक्वायर अ सपोर्ट मैट्रिक्स। एडवांटेजेस में देख लेते हैं। सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव मेथड टू इम्प्लीमेंट। ये सिंपल मेथड है और इनएक्सपेंसिव मेथड है। इट रिजल्ट इन अ हाईली स्टेबल एंजाइम, यानी यहाँ पर एंजाइम क्या होंगे? बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल होंगे। देयर इज़ नो मिनिमल और एंजाइम लॉस। यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि आपका एंजाइम या उसकी एक्टिविटी में कोई लॉस हो जाए। डिसएडवांटेज क्या? इट इनहिबिट्स एंजाइम एक्टिविटी। यहाँ पर आपकी एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट्स कर सकती हैं। डीनेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम डीनेचुरेट हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन, क्या इसके एप्लीकेशन है? पहला एप्लीकेशन इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द कमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रेड एंटीबायोटिक्स, ड्रिंक्स, अमीनो एसिड एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आपका कमर्शियली मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। एंटीबायोटिक्स हो गई, बहुत सारी ड्रिंक्स हैं या फिर अमीनो एसिड्स हैं, वो सारे आपके जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उसमें एंजाइम इमोबिलाइजेशन का यूज़ होता है। बायोमेडिकल एप्लीकेशन में क्या है? यूज्ड इन रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट सच एज एलिजा। ठीक है, बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि एलिजा है। एलिजा एक टॉपिक है जो कि आपका शायद में भी यूनिट 2 में है। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, इसको हम लोग वहीं पर डिटेल में पढ़ेंगे। फूड इंडस्ट्री में इसको यूज़ क्या है कि एंजाइम सच एज pectinases, cellulases and amylases are used in the manufacturing of fruit and vegetable jams, jellies and syrups by enzyme immobilization। एंजाइम्स हैं जैसे कि पेक्टिनेसेस हो गया, सेलुलोसेस हो गया या अमाइलेसेस हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग किस में यूज़ किया जाता है? फ्रूट्स की मैन्युफैक्चरिंग में या फिर वेजिटेबल जैम्स की, फ्रूट्स और वेजिटेबल जैम्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। जेलीज एंड सिरप्स वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री सच एज स्कोरिंग एंड बायो पॉलिशिंग।
ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्कोरिंग के लिए और बायो पॉलिशिंग के लिए भी एंजाइम इमोबिलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी एंजाइम इमोबिलाइजेशन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका पेनिसिलिन हो गया, सिफलोस्पोरिन हो गया, और स्टेरॉइड्स वगैरह बनाने के लिए भी एंजाइम इमोबिलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर गाइस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। सो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।